दोस्तों एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि कहानी कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। बारूद की महक और बिखरे हुए कांच के बीच उस काले लिफाफे ने कमरे के अंदर के माहौल को और भी ज्यादा जहरीला बना दिया था। देवांश के हाथ में मौजूद मीरा की उस तस्वीर पर लगा लाल क्रॉस का निशान ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मीरा की जिंदगी पर ही मौत की दस्तखत दे दी हो। देवांश की सर्द निगाहें उस चिट्ठी से उठी और सीधे फर्श पर बैठी मीरा के चेहरे पर जाकर टिक गई। उसकी आंखें सुलग रही थी। वो धीरे धीरे मीरा की तरफ बढ़ा। उसके जूतों के नीचे टूटे कांच के चटकने की आवाज इस सन्नाटे में किसी खौफनाक बैकग्राउंड जैसी लग रही थी। अतीत। देवांश ने इस शब्द को इतनी धीमी आवाज में चबाया कि मीरा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने मीरा के ठीक सामने आकर उस तस्वीर को उसके चेहरे के आगे हवा में लहराया। इस शहर के सबसे बड़े से बड़े गुंडे मेरी चौखट लांघने से पहले 100 बार सोचते हैं, मिसेज राणा। और आज दुबई से लेकर मुंबई तक के शूटर मेरी जान लेने के लिए सिर्फ इसीलिए चले आए क्योंकि तुम इस घर में कदम रख चुकी हो। उसकी आवाज और भारी हो गई। तुम आखिर हो कौन? सिर्फ एक मासूम लड़की या किसी ऐसे खेल की रानी जिसके लिए लोग लाशों के ढेर लगा रहे हैं? मीरा खौफ से कांप उठी। उसने बदहवासी में सिर हिलाया। मैं मैं कसम खाती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो सिर्फ एक आम कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मेरा इन लोगों से क्या वास्ता हो सकता है, मुझे नहीं पता। ये तस्वीर उनके पास कैसी आई, मुझे ये भी नहीं पता। उसकी आंखों में आंसू लगातार बहे जा रहे थे। उसकी लाल साड़ी अब धूल, खून और बारूद के काले धब्बों से खराब हो चुकी थी। देवांश ने उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों की बेरहम गिरफ्त में ले लिया। उसका चेहरा मीरा के इतना करीब था कि मीरा उसकी सांसों में बारूद और खून की गंध महसूस कर सकती थी। अगर तुमने मुझसे एक भी सच छुपाया, मिसेज राणा। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट जैसी थी, मगर उससे ज्यादा डरावनी कुछ नहीं हो सकती थी। दोस्तों, हम बिश्नोई गैंग का नाम बदलकर टाइगर गैंग रख रहे हैं, तो इसीलिए आगे से आप ये ध्यान रखना। तो याद रखना, टाइगर के शूटर तुम्हें सिर्फ मारना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम मरने को भी भीख मांगोगी। मीरा की सांसें अटक रही थी। न, न नहीं, मैं सच में कुछ नहीं जानती। उसकी आवाज टूट रही थी। तो फिर मौत तुम्हारा पीछा क्यों कर रही है? देवांश ये कहते हुए गरजा। क्यों? क्यों तुम्हारे आने के कुछ घंटों बाद मेरे घर में गोलियां चली? क्यों दुबई से सुपारी आई? क्यों तुम्हारी तस्वीर पर मौत का निशान बना है? मीरा के पास इन सभी सवालों में से किसी का भी जवाब नहीं था। तभी तभी देवांश की जेब में रखा उसका पर्सनल फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। उसकी पकड़ मीरा के ऊपर से ढीली हुई। उसने फोन निकाला। स्क्रीन पर चमकता हुआ नाम देखकर उसके चेहरे के सख्त भाव पल भर के लिए बेहद जटिल हो गए। चेहरे पर गुस्सा तो था ही, लेकिन उसमें एक अजीब सी कड़वाहट और मजबूरी भी साफ झलक रही थी। स्क्रीन पर लिखा था, माँ। देवांश ने गहरी सांस ली, अपनी आवाज को पूरी तरह शांत किया और फोन कान से लगाया। हाँ माँ। दूसरी तरफ से देवांश की माँ गायत्री राणा की घबराई हुई लेकिन रोबदार आवाज गूंजी। देवांश, तुम ठीक तो हो ना? अभी अभी न्यूज में आया है कि तुम्हारे मेंशन के इलाके में गोलियां चली हैं। और ये क्या सुन रही हूं मैं? तुमने रमेश राठी की बेटी से चुपचाप शादी कर ली। गायत्री मल्होत्रा की आवाज और तेज हो गई थी। ये कहते हुए, राणा खानदान का इकलौता वारिस, मामूली और एक कर्जदार लड़की को बिना हमसे पूछे इस घर की बहू बनाकर ले आया। तुरंत अपनी दादी और मुझसे मिलने हवेली आओ। इसी वक्त उस आवाज में एक ऐसा हुक्म था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। यहां तक कि मुंबई का अंडरवर्ल्ड किंग देवांश राणा भी नहीं। देवांश ने टूटे हुए कांच से बाहर उनफते समंदर को देखा। मैं आ रहा हूं माँ, अकेले। अकेले? गायत्री जी का स्वर फिर से कड़ा हो गया। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो यहीं रहेगी, राणा मेंशन की सुरक्षा में। उसे वहां लेकर आना अभी खतरे से खाली नहीं है माँ। देवांश ने बिना कुछ और कहे और बिना कुछ सुने ही फोन काट दिया। उसने फोन जेब में रखा और विक्रम की तरफ देखा। विक्रम, गाड़ी तैयार करो, मैं हवेली जा रहा हूँ। लेकिन बॉस, अभी अभी हमला हुआ है। राणा मेंशन के बाहर मुझ पर हमला करने की औकात अब किसी की और नहीं है। देवांश की आवाज जो बर्फ जैसी ठंडी थी।
जो कोशिश करने आए थे उनकी लाशों को तुम यहाँ से लेकर जा चुके हो। उसने फिर मीरा की तरफ देखा। उसकी नजर इतनी ठंडी थी कि मीरा का दिल कांप उठा। विक्रम, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है और ये कमरा सुबह तक साफ सुथरा हो जाना चाहिए। इसे गेस्ट रूम में जाकर शिफ्ट करो। वो कुछ पल रुका। और याद रहे, जब तक मैं वापस न आऊं, यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। मीरा की आंखों में अब दर्द उतर आया था। तो मैं सच में कैदी हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। देवांश उसकी तरफ पलटा। कैदी? उसके होठों पर एक बेहद ही खतरनाक मुस्कान आ गई। आपको तो अंदाजा भी नहीं है मिसेज राणा, बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए कितनी खतरनाक हो चुकी है। तुम यहाँ कैद नहीं, जिंदा हो। और इसका नमूना थोड़ी देर पहले तुमने ही देख लिया था। या शायद वो थोड़ा और झुका। मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूँ, जब तक मुझे तुम्हारे सारे सच का पता नहीं चल जाता। जी बॉस। विक्रम ने अपना सर झुकाया और वहां से जाने लगा। देवांश ने अपनी शर्ट के ऊपर के बटन बंद किए, गन कमर के पीछे खोसी और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही कमरे की बची कुची गर्माहट भी खत्म हो चुकी थी। मीरा फर्श पर अकेली बैठी रह गई। बाहर बारिश की ठंडी बूंदें टूटी खिड़की से उसके बदन को छू रही थी। शादी की पहली रात, और उसका पति उसे मौत के सौदागरों के किले में अकेला छोड़कर चला गया था। उसे इस मेंशन में पत्नी की तरह नहीं, एक कैदी की तरह बंद कर दिया गया था। मैम प्लीज उठिए, विक्रम ने अदब से कहा। मैं आपको दूसरे कमरे में ले चलता हूँ। मीरा लड़खड़ाते हुए उठी। उसकी जो भारी साड़ी थी, कांच में फंसकर थोड़ा फट चुकी थी, लेकिन अब उसे अपने कपड़ों की कोई परवाह नहीं थी। वो चुपचाप विक्रम के पीछे चली गई। लंबे अंधेरे और पेंटिंग से सजे गलियारों से गुजरते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भूल भुलैया में जा रही हो, जहां से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ मौत की गलियों से होकर गुजरता हो। विक्रम उसे एक आलिशान लेकिन बेहद ठंडे गेस्ट रूम में छोड़कर बाहर निकल गया। मैम, बाहर गार्ड्स हैं, आपकी जरूरत का सारा सामान यहाँ है, प्लीज अंदर ही रहिएगा। क्लिक। ये आवाज बाहर से दरवाजा लॉक होने की आवाज थी, जो सीधा मीरा के दिल पर लगी। वो बेड पर जाकर बैठ गई। खिड़की से बाहर समंदर पर चमकती बिजली दिखाई दे रही थी। मीरा ने अपने घुटनों को सीने से लगाया और रोने लगी। पापा, आपने मुझे आखिर इस नरक में क्यों धकेल दिया? उनकी टूटी हुई आवाज कमरे में गूंज रही थी। ये लोग कौन हैं और मेरा अतीत आखिर क्या है? दूसरी तरफ देवांश के बुलेट प्रूफ एसयूवी तूफानी रात को चीरती हुई मालाबार हिल स्थित मल्होत्रा हवेली के विशाल गेट के अंदर दाखिल हुई। यही वो जगह थी जहां मल्होत्रा खानदान का लीगल बिजनेस साम्राज्य चलता था और जहां उसकी माँ और दादी रहती थी। देवांश कार से उतरा। उसके चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही वो मुख्य हॉल में दाखिल हुआ, उसके कदम वहीं पर ठिठक गए। हॉल के बीचों बीच उसकी माँ गायत्री मल्होत्रा, उसकी सख्त मिजाज दादी देविका मल्होत्रा बैठी थी। लेकिन उनके सामने एक आदमी बैठा था, जिसे देखकर देवांश की आंखें खून जैसी लाल हो गई। सोफे पर वाइन ग्लास लिए बैठा वो आदमी करण सिंघानिया था। उसके चेहरे पर बेहद कमीनी मुस्कान थी। मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेस राइवल और टाइगर गैंग का सबसे करीबी मददगार। करण ने गिलास हवा में उठाया। आओ, आओ देवांश। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। या यूं कहूं दूल्हे राजा। ये कहते हुए वो हंस पड़ा। सुना है तुम्हारी सुहागरात गोलियों और लाशों के बीच बीती है। ये कहते ही देवांश की मुट्ठियां अब गुस्से से भीग चुकी थी। करण पीछे सोफे से टिक गया। वैसे मुझे तुम्हारी पसंद पर हैरानी होती है। मुंबई का सबसे ताकतवर आदमी और शादी किससे? उसने नकली अफसोस से सिर हिलाया। एक ऐसी लड़की से जिसका अतीत खुद मौत तलाश रही है। गायत्री राणा ने नजरें झुका ली, जबकि देविका राणा की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। करण अपनी उसी जहरीली मुस्कान के साथ फिर से बोला, तुम जानते भी हो देवांश, तुम्हारी नई नवेली दुल्हन अपने साथ क्या तूफान लाई है? उसने वाइन का एक घूंट लिया। या फिर हमेशा की तरह तुम्हें बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी में बारूद भर लिया है? करण सिंघानिया देवांश पर तंज कसे जा रहा था। करण की जली कटी बातों को सुनकर देवांश अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब चुका था।
करण मुस्कुराया। क्या हुआ? उसने उकसाने वाले लहजे में कहा। गुस्सा आ रहा है या डर लग रहा है कि पहली बार तुम्हारा खेल तुम पर ही भारी पड़ गया? देवांश की उंगलियां गन के ट्रिगर तक अब पहुंचने ही वाली थी। करण ने उसकी माँ और दादी की तरफ देखा, धीमे लेकिन जहरीले अंदाज में फिर से कहा, आंटी जी, दादी माँ, मैंने तो पहले ही कहा था, जिस दिन देवांश दिल से फैसला लेगा, उसी दिन राणा खानदान की बर्बादी शुरू हो जाएगी। लेकिन देविका राणा की आंखें सख्त अब भी थी और देवांश की सांसें भारी। हॉल की हवा तक जहरीली हो चुकी थी। करण की बातों को सुनकर गायत्री देवी के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने गुस्से और सख्त लहजे में कहा, करण, अगर आपने इस घर में आग लगा दी हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं। दोस्तों, क्या करण गायत्री देवी का कहना मानेगा और वहां से चला जाएगा? और क्या रिएक्शन होगा देवांश की शादी का, गायत्री और देविका का? क्या वे मीरा को अपनी बहू बनाएंगी या फिर उसे घर से बाहर निकाल देगी? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है।